क्या हाल है? आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसी बुक को खोलने वाले हैं जो लिटरली किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। मतलब अगर हम सब रोज सुबह उठकर यही सोचते हैं कि यार इतना सारा काम है, शुरू कहाँ से करूं, तो ये चर्चा बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई प्रोक्रेस्टिनेशन का राजा या रानी है ना तो उन्हें तो ये जरूर सुनना चाहिए। सही बात है। आज हम लोग ब्रायन ट्रेसी की बहुत ही फेमस बुक ईट दैट फ्रॉग के इंट्रोडक्शन और पहले चैप्टर सेट द टेबल का एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं। और हमारा मिशन यही है कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो चॉइस ओवरलोड है ना उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि ऑप्शंस इतने हैं कि लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं, काम ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली यार, मतलब मुझे लगता है कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि दिन खत्म होने पर जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो दिमाग में एक अजीब सी और बहुत भारी गिल्ट महसूस होती है। वो गिल्ट की आज पूरे दिन किया क्या। हाँ, वही वाली। मतलब सुबह 10 काम होते हैं, 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पेंडिंग होते हैं, व्हाट्सएप पर अनरेड मैसेजेस भरे होते हैं और कोई एक डेडलाइन सर पे खड़ी होती है। हम काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में अचानक फोन उठ जाता है। और फिर इंस्टाग्राम रील्स का वो लूप शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद घंटों निकल जाते हैं, रात होते होते लगता है कि बस कुछ ढंग का नहीं किया। अक्सर लोग मानते हैं कि टाइम की कमी है, लेकिन नोट्स बता रहे हैं कि प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है। टाइम की कमी तो है ही नहीं, ये पूरी तरह से लैक ऑफ प्रायोरिटीज का मामला है। मतलब आपकी प्राथमिकताएं सेट ही नहीं है। राइट। आज के टाइम में हम सबके पास पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है, पर ये जो चॉइस ओवरलोड है ना उसने हमें मेंटली एकदम ब्लॉक कर दिया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? सोल्यूशन बहुत सिंपल है। इस पूरी प्रॉब्लम का अचूक इलाज एक साधारण सी आदत है, और वो आदत है दिन के सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना। ओ वाओ! लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल होगा ना? हाँ थोड़ा तो है। वहीं पर मार्क ट्वेन का वो मशहूर कोट आता है जिसने इस बुक को उसका टाइटल दिया। मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर कोई इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले एक जिंदा मेंढक खा लेना तो उसका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। जिंदा मेंढक? यार ये बहुत ही अजीब और वाइल्ड मेटाफर है ना। लेकिन इसका साइकोलॉजिकल रीजन बहुत डीप है। मेंढक खा लेने का मतलब है कि आपने अपने दिन का सबसे भयानक और मुश्किल काम खत्म कर लिया। फिर दिमाग को लगता है कि भाई इससे बुरा तो आज कुछ हो ही नहीं सकता। सही कहा। तो यहाँ मेंढक का मतलब कोई असली मेंढक नहीं है, बल्कि वो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट काम है जिसे टालने की आदत हमें सबसे ज्यादा होती है। एग्जैक्टली और सबसे मजेदार बात यह है कि यही वो टास्क होता है जिसका हमारे करियर या पढ़ाई पर सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला होता है। मैं नोट्स देख रही थी और इसमें 2 बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स दिए गए हैं इस कॉन्सेप्ट के। पहला रूल तो ये है कि अगर किसी के सामने 2 मेंढक हैं तो सबसे बदसूरत वाले को पहले खाना चाहिए। हाँ मतलब अगर 2 जरूरी काम है तो जो सबसे ज्यादा मुश्किल है ना उसको सबसे पहले उठाओ। ये एक डिसिप्लिन वाली बात है कि मुश्किल काम को तुरंत शुरू करना है और जब तक वो खत्म ना हो किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना है। ये तो सच में रोज सुबह खुद से किया गया एक कमिटमेंट है। और दूसरा रूल, वो तो ह्यूमन नेचर की दुखी रग पर हाथ रखता है। वो कहता है कि अगर जिंदा मेंढक खाना ही है तो उसको बैठकर घूरने से कोई फायदा नहीं होगा। सही बात। मुझे लगता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सर्दियों में ठंडे पानी के स्विमिंग पूल में कूदना होता है। किनारे पर खड़े रहकर पानी को जितनी देर तक हम घूरते रहेंगे ना, उतना ही डर और ठंड बढ़ती जाएगी। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी आपने। ये बिल्कुल वैसा ही है। जब कोई इंसान अपने सबसे मुश्किल टास्क को बस घूरता रहता है या उसके बारे में सिर्फ सोचता रहता है ना, तो वो एक्चुअली अपनी एंग्जाइटी को और बड़ा कर रहा होता है। हाँ, और काम टालने से वो आसान थोड़ी ना हो जाता है। बिल्कुल नहीं। उसका डर एक पहाड़ जैसा बन जाता है। जैसे ही इंसान बिना ज्यादा सोचे उस ठंडे पानी में कूद जाता है तो उसकी बॉडी कुछ ही सेकंड्स में एडजस्ट कर लेती है। राइट, तुरंत एक्शन लेना ही उस एंग्जाइटी को खत्म करने का इकलौता रास्ता है। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी, अगर पूल में कूदना ही सोल्यूशन है तो लोग कूदने से डरते क्यों हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन का असली साइकोलॉजी क्या है यहाँ? देखिए सोर्स ऑफ कहता है कि सक्सेस का सबसे बड़ा स्किल ये तय करना है कि किस टाइम पर कौन सा काम सबसे जरूरी है। मतलब सिलेक्टिव होना पड़ता है। पर लोग तो इजी काम उठा लेते हैं ना पहले। वही तो गड़बड़ है। हमारा ब्रेन नेचुरली कम मेहनत वाला रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन बिजनेस या प्रोफेशनल दुनिया का एक कड़वा सच है जो समझना होगा। किसी को भी एफर्ट के पैसे नहीं मिलते,
हमेशा रिजल्ट्स के पैसे मिलते हैं। ओह यस, रिजल्ट्स मैटर करते हैं। लोग क्या करते हैं कि एक्टिविटी को ही अकम्प्लिशमेंट मान लेते हैं। उन्हें लगता है बिजी हैं मतलब प्रोडक्टिव हैं। इसको हम एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फ्रीलांसर है, वो सुबह उठकर तुरंत अपने लैपटॉप पर बैठता है और दिन भर ईमेल्स का रिप्लाई कर रहा है, थोड़ी रिसर्च कर रहा है, डेस्क साफ कर रहा है। हाँ, और शाम को थक कर लगता है कि बहुत काम किया। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उसने पूरे दिन में वो एक्चुअल कोडिंग या डिजाइन वाला काम नहीं किया जो क्लाइंट को देना था, तो क्या उसको पैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। उसका फ्रॉग वो एक्चुअल कोड था जिसे वो दिन भर इग्नोर करता रहा और खुद को बिजी फील करवाता रहा। ये कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत आम बात है। और सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? जब लोग असली एक्शन लेने से बचते हैं तो वो एक बहुत बड़े बायोलॉजिकल फायदे को मिस कर देते हैं। बायोलॉजिकल फायदा? जी आप एंडोर्फिन्स की बात कर रहे हैं? हाँ, सोर्स में इसे एंडोर्फिन एडिक्शन कहा गया है। एक साइंस है कि जब भी कोई इंसान कोई बहुत मुश्किल और इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट करता है ना, तो उसके ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होता है। और ये एंडोर्फिन एक नेचुरल हाई देता है ना, मतलब काम खत्म होने पर जो अचानक से एक रिलीफ और कॉन्फिडेंस आता है, वो इसी केमिकल की वजह से होता है। सही पकड़ा। इंसान को लगता है कि मैं एक विनर हूं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम इस एहसास को ध्यान में रखकर अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। मतलब हम खुद को इस पॉजिटिव आदत का हिस्सा बना सकते हैं। बिल्कुल। जब ब्रेन को पता चल जाता है कि भाई ये मुश्किल काम खत्म करने के बाद इतनी खुशी मिलती है, तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर भागने लगता है अपने आप। लेकिन यार, ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना इतना आसान तो नहीं होगा। पुरानी आदतें बदलनी पड़ेंगी। इसके लिए 3Ds का फॉर्मूला दिया गया है नई आदत बनाने के लिए: डिसीजन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। ओह ओके, 3Ds। हाँ, सबसे पहले डिसीजन लेना होता है कि मुझे ये इंपॉर्टेंट काम करना है। फिर उस डिसीजन को रोज फॉलो करने का डिसिप्लिन चाहिए। और आखिर में डिटर्मिनेशन या दृढ़ संकल्प चाहिए, तब तक जब तक वो आदत ऑटोमेटिकली ना होने लगे। राइट। और साथ में शायद खुद को एक फास्ट और फोकस्ड इंसान की तरह विजुअलाइज करना भी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। आप खुद को जैसा देखोगे, आपकी परफॉर्मेंस भी वैसे ही बन जाएगी। लेकिन रुकिए, अगर हम फोकस की बात कर रहे हैं तो मुझे एक सवाल पूछना है। क्या मल्टीटास्किंग असल में एक बहुत बड़ा धोखा नहीं है? क्योंकि जब लोग एक साथ 2-3 काम करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बस छोटे छोटे आसान मेंढक चुन रहे हैं? बहुत ही तगड़ा पॉइंट है ये। मल्टीटास्किंग एक्चुअली हमारे दिमाग का एक इल्यूजन है। लोग छोटे काम एक साथ उठाते हैं ताकि उन्हें बिजी वाली फीलिंग आए, और वो सबसे बड़े और भयानक मेंढक को टाल सकें। मतलब खुद को ही झूठी तसल्ली दे रहे होते हैं। हाँ, और इसीलिए एक्शन लेने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्शन आखिर लेना किस चीज पर है। गलत मिंदक खाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और यहीं से हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं जो क्लैरिटी पर फोकस करता है। इस चैप्टर का नाम ही सेट द टेबल है। तो सेट द टेबल का मतलब है कि काम शुरू करने से पहले अपनी जगह पर सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है। एकदम सही। काम टालने का नंबर 1 रीजन है लैक ऑफ क्लैरिटी। लोग आलसी नहीं होते हैं, वो बस इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि उनकी असली प्रायोरिटी क्या है। स्टीवन कोवी का एक बहुत बढ़िया कोट है। कौन सा कोट? उन्होंने कहा था कि सफलता की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि वो सीढ़ी सही बिल्डिंग पर टिकी भी है या नहीं। ओह वाओ, ये तो सच में डरावना ख्याल है। मतलब सोचे कोई इंसान रात दिन एक करके सीढ़ी चढ़े और जब ऊपर पहुंचे तो पता चले कि अरे ये तो गलत छत पर आ गए, सारी मेहनत बेकार। एग्जैक्टली। और इसीलिए सोर्स कहता है कि अपने गोल्स को लिखना बहुत जरूरी है। रिटन गोल्स की पावर बहुत ज्यादा होती है। पर लोग तो अपने गोल्स लिखते ही नहीं है ज्यादा। हाँ, फिगर्स हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 3% लोगों के पास अपने गोल्स नेचुरली रिटन फॉर्मेट में होते हैं। और डेटा दिखाता है कि ये 3% लोग बाकी के 97% लोगों से 5 या 10 गुना ज्यादा अचीव करते हैं। वेट, सच्ची 10 गुना ज्यादा? हाँ, भले ही उनका एजुकेशन लेवल सेम क्यों ना हो। क्योंकि जो गोल लिखा नहीं गया ना, वो बस एक फैंटेसी है। जब तक उसे पेपर पर नहीं उतारोगे, उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ गोल लिख देने से काम बन जाता है? मुझे एक चीज क्रॉस चेक करनी है। अगर कोई किसी ऐसे टास्क को बहुत ही कंप्लीटली और परफेक्ट तरीके से करे जिसे एक्चुअली करने की जरूरत ही नहीं थी, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। ये तो टाइम वेस्ट करने का सबसे बुरा तरीका है। ब्रायन ट्रेसी ने साफ लिखा है कि लो वैल्यू टास्क को बहुत ब्रिलियंटली करना सबसे बड़ी गलती है।
जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसी को एक प्रोजेक्ट मिला है जहां प्रोफेसर को सिर्फ कंटेंट से मतलब है, एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट चाहिए। अब वो स्टूडेंट हफ्ते निकाल देता है सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग, डिजाइन और अलग अलग फॉन्ट्स सेट करने में। उसने अपने हिसाब से तो मेंढक खा लिया। हाँ, उसको लगा उसने दिन रात मेहनत की, पर असल में वो गलत मेंढक खा रहा था। कंटेंट तो उसने ढंग से लिखा ही नहीं जिसकी डिमांड थी। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सोर्स में गोल सेटिंग और प्लानिंग का एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड 7 कदम का फॉर्मूला दिया गया है। ये 7 स्टेप ब्लूप्रिंट एक तरह से क्लियर करता है कि सीढ़ी हमेशा सही दीवार पर लगे। तो इस 7 कदम के फॉर्मूला की शुरुआत कहाँ से होती है? आई थिंक पहला स्टेप तो वही होगा कि डिसाइड करें कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या। हाँ, पहला स्टेप यही है और लगता आसान है, पर लोग यहीं फंस जाते हैं। अगर कोई ऑफिस में काम करता है तो उसका पहला काम है अपने बॉस के साथ बैठकर क्लैरिफाई करना कि बॉस एग्जैक्टली मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो आप। सही बात है। अगर एक्सपेक्टेशंस ही क्लियर नहीं है तो मेहनत गलत जगह ही जाएगी। और इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? एक बार क्लियर हो जाए कि क्या चाहिए, तो दूसरा स्टेप है कि उसे तुरंत पेपर पर लिखें। थिंक ऑन पेपर। दिमाग में मत सोचो, उसको कॉपी में लिखो। इंटरेस्टिंग लगा। डेडलाइन के बिना किसी भी गोल में एनर्जी नहीं आती। उसका साइकोलॉजी बड़ा सिंपल है। डेडलाइन हमारे ब्रेन में एक नेचुरल अर्जेंसी क्रिएट करती है। अगर हम खुद को टाइमलाइन ना दें तो ब्रेन उसे हमेशा कल करेंगे वाले लूप में डाल देता है, क्योंकि उसे कोई रिस्क फील नहीं होता। बिल्कुल। फिर चौथा स्टेप आता है उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाना जो उस गोल तक पहुंचने के लिए करनी जरूरी है। दिमाग में जो भी आइडियाज आए उन्हें लिस्ट में ऐड करते जाओ। और पांचवा स्टेप शायद उस लिस्ट को प्लान में बदलना है ना। मतलब बस रैंडमली लिस्ट बना के छोड़ नहीं देना है। सही कहा। लिस्ट को प्लान में बदलने का मतलब है कि उसको प्रायोरिटी और सीक्वेंस में अरेंज करना। क्या पहले होगा, क्या बाद में होगा। इससे पूरा रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है। और जब प्लान बन गया तो चौथा स्टेप सबसे मुश्किल वाला है, एक्शन लेना। सोर्स में एक बहुत सॉलिड लाइन थी कि एक एवरेज प्लान जिस पर तुरंत एक्शन लिया जाए वो उस परफेक्ट प्लान से लाख गुना बेहतर है जो बस फाइल में पड़ा रहे। एब्सोल्युटली। दुनिया के सबसे बेस्ट आइडियाज का कोई पॉइंट नहीं जब तक उन्हें रियलिटी में एग्जीक्यूट ना किया जाए। और इसका फाइनल या 7वां स्टेप है इस हैबिट को मेंटेन करना। वो एवरीडे वाला रूल। हाँ, कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा करो जो आपको अपने उस बड़े गोल की तरफ एक कदम आगे ले जाए। ये जो डेली मोमेंटम है ना, यही आपको फास्ट बनाता है। ये पूरा फ्रेमवर्क तो किसी की भी प्रोडक्टिविटी को अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। इसके साथ ही ना एक बहुत अजीब और पावरफुल एक्सरसाइज मेंशन की गई थी सोर्स में, लाइफ चेंजिंग वाली। वो 1 साल वाली गोल्स की बात कर रही हैं आप? हाँ, एग्जैक्टली। कि हमें एक ब्लैंक पेपर लेकर अगले 1 साल के 10 गोल्स लिखने चाहिए। और सबसे इंट्रीगिंग बात ये लगी मुझे कि इन्हें फ्यूचर टेंस में नहीं बल्कि प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। क्योंकि ब्रेन को ये बिलीव करवाना होता है कि वो चीज़ हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। जैसे मैं ये नहीं लिखूंगा कि मैं अगले साल 1 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं लिखूंगा कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाता हूं। वाह। और जब वो 10 गोल्स लिख लिए जाएं तो उनमें से उस एक गोल को चुनना होता है जिसका हमारी लाइफ पर सबसे पॉजिटिव और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और बस वही एक गोल वो हमारा सबसे बड़ा मेंढक बन जाता है उस टाइम। फिर उसी मेंढक पर वो 7 स्टेप प्लान लगाना होता है। ये फिल्टर करने का बहुत इफेक्टिव मेथड है। पर एक इशू है यहाँ। जब हमारे सामने इतना बड़ा गोल आ जाता है तो अचानक से डर लगने लगता है। मतलब वो मेंढक किसी बड़े हाथी जैसा लगता है जिसे देखकर ही घबराहट होती है। जैसे अगर हम एक बड़ा फैमिली साइज पिज्जा देखें तो कोई उस पूरे पिज्जा को एक साथ तो नहीं खा सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, फंस जाएगा गले में। हाँ, उसको एक एक स्लाइस करके ही खाना पड़ता है। मेरे हिसाब से बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। उन्हें छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ दो तो डर चला जाता है। एग्जैक्टली, वही कॉन्सेप्ट है। ब्रेन का फियर सेंटर शांत रहता है इससे। और इसके साथ ना पोमोडोरो टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो मतलब टाइम ब्लॉक्स बनाकर काम करना, राइट? हाँ, मतलब एक बड़ा टास्क लो और खुद से कहो कि मैं अगले 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ इसी पर फोकस करूंगा। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे ब्रेन थकता नहीं है और मुश्किल काम आसानी से हो जाते हैं। अगर इन सारे मेथड्स को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर सेट करें तो पिक्चर बहुत क्लियर होती है। जैसे एक स्टूडेंट का केस ले लेते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा मेंढक सुबह उठकर वो सब्जेक्ट पढ़ना हो सकता है जिसे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। हाँ, जैसे मैथ्स या फिजिक्स।
जिसमें वो कमजोर है, राइट। अगर उसका लिखा हुआ गोल क्लास में टॉप करना है तो उसका डेली स्लाइस ये हो सकता है कि वो सुबह उठकर सबसे पहले 25 मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करेगा। जो आसान सब्जेक्ट्स है उन्हें वो दिन में बाद में पढ़ सकता है आराम से। और इसी लॉजिक को अगर किसी नए एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप फाउंडर पर अप्लाई करें तो उसका मेंढक अपने रूम में बैठकर बिजनेस कार्ड डिजाइन करना या अकेले में आइडिया सोचना नहीं है। तो उसका मेंढक क्या होगा फिर? उसका सबसे अगली मेंढक है मार्केट में निकलना, लोगों को फोन करना। उसके लिए सबसे जरूरी काम होगा सुबह होते ही 10 लोगों को कोल्ड कॉल करना। अरे कोल्ड कॉल्स करना तो सबसे डरावना होता है रिजेक्शन के डर से। वही तो पॉइंट है, डर लगता है पर वही उसका असली मेंढक है और उसे वो खाना ही पड़ेगा। सही बात है। और फिटनेस में तो ये और भी क्लियर है मुझे लगता है। अगर किसी का गोल वेट कम करना है तो उसका मेंढक है सुबह अलार्म बजते ही HIIT वर्कआउट करना। एग्जैक्टली। सिर्फ योगा मैट बिछाकर 10 मिनट थोड़ी स्ट्रेचिंग करने से अपने आप को फेक सेटिस्फैक्शन जरूर मिल सकता है कि चलो वर्कआउट कर लिया, पर रिजल्ट्स नहीं आएंगे वहां से। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस पूरी डीपली रिसर्च्ड बात का निचोड़ यही निकलता है कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है जिसे बस कुछ स्पेशल लोग ही पा सकते हैं। सक्सेस बस एक सिंपल हैबिट है, राइट प्रायोरिटी सेट करना, अपने गोल्स को प्रॉपर्ली लिखना और अपने दिन के सबसे भयानक मेंढक को बिना किसी एक्सक्यूज के सबसे पहले खा लेना। ये कोई भी सीख सकता है। ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना प्रायोरिटीज के हम सब बस एक मशीन की तरह घूमते रहते हैं, पूरा दिन बिजी रहते हैं, थक जाते हैं, पर जब मुड़कर देखते हैं तो वही खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था। हाँ, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फोकस नहीं है तो सारी एनर्जी वेस्ट है। बिल्कुल। अब इस चर्चा के एंड में मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा ख्याल आ रहा है। हमने आज चॉइस ओवरलोड और गोल्स को खुद सेट करने की इतनी बातें की, लेकिन आजकल का जो ये हसल कल्चर है और सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का प्रेशर बनाते रहते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा सिस्टम हमें कंटिन्यूअसली फेक मेंढक परोस रहा है? फेक मेंढक मतलब ऐसे गोल्स जो एक्चुअली हमारे हैं ही नहीं, बल्कि किसी और ने हमारे दिमाग में डाल दिए हैं। क्या हम सच में अपनी टेबल खुद सेट कर रहे हैं या अनजाने में किसी और की बनाई टेबल पर बैठकर उनके दिए हुए मेंढक खा रहे हैं? ओह वाओ, ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछा आपने। है ना? तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई गोल पेपर पर लिखें तो खुद से ये जरूर पूछें कि क्या ये गोल सच में मेरा है या मुझे इसके लिए सिर्फ प्रोग्राम किया गया है। और जब सही जवाब मिल जाए तो उस ठंडे पानी को किनारे से घोरना बंद करें और बस कूद जाएं। बिल्कुल, सही टाइम पर कूदना जरूरी है। आज की इस डीप डाइव में इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना सबसे मुश्किल मेंढक खाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।